साथियों नमस्कार। राजस्थान राज्य का जिला है भरतपुर और भरतपुर जिले का एक छोटा सा कामा विधानसभा क्षेत्र का कस्बा है पहाड़ी। पहाड़ी में हम आए तो हमें जानकारी मिली कि यहाँ के राजकीय बालिका विद्यालय में मैडम है, मैडम नीलकमल जी संस्था प्रधान हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय की और इनका जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर डीपीसी के तहत चयन हो गया है। आने वाले दिनों में इनको आप जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए देखेंगे। बालिका शिक्षा, कोरोना का काल, शिक्षा की व्यवस्था, इस सब पर हम मैडम से चर्चा करेंगे। आप मैडम के जिला शिक्षा अधिकारी बनने पर इन्हें बधाई भी दे सकते हैं और इनसे जुड़े कोई अनुभव या कोई सवाल आपके हैं तो आपके सवाल इस चर्चा को रोचक और गंभीर बनाने में हमारी मदद करेंगे। मैडम, आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना ने शिक्षा व्यवस्था का पिछले 15-16 महीने में कितना नुकसान किया है? नुकसान तो काफी किया है। हाँ, लेकिन फिर भी विभाग ने अपनी योजनाओं के द्वारा कोशिश की है कि छात्र छात्राओं को जितना वो दे सकते हैं ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से। इसके अलावा हम लोग प्रिंट्स वगैरह निकाल के और उनको अध्यापिका एवं अध्यापक घर घर जाकर भी शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, होमवर्क डाल रहे हैं, होमवर्क लेकर भी आते हैं और प्रयास किया है कि कोरोना काल में जो भी क्षति उनका एक जो मतलब कक्षा स्तर पर जो अध्यापन कार्य, उनका शिक्षण कार्य जो चलता था, उससे जो वंचित रहे हैं उसकी क्षतिपूर्ति किसी न किसी रूप में करने का प्रयास किया गया है। मैडम, आपका लंबा अनुभव रहा है एजुकेशन में और ये एक साथ साल भर जो है ये एक अलग डिफरेंट परिस्थितियां हो गई हैं। कक्षा शिक्षण और ऑनलाइन शिक्षण दोनों को आप कैसे देखते हैं? तो कक्षा शिक्षण, बच्चे आते हैं, मैदान में इकट्ठे होते हैं, सुबह की प्रार्थना होती है, फिर वो कक्षाओं में जाते हैं, फिर मध्याह्न काल होता है, फिर छुट्टी होती है। एक वो सेटअप और एक अब ये जो ऑनलाइन का सेटअप बढ़ रहा है या मजबूरी बस ही सही बढ़ रहा है, दोनों को आप कैसा देखती हैं? देखिए, जो पूर्व में जो चला आ रहा था कक्षा शिक्षण, हाँ, उसे मैं जो वर्तमान में मजबूरी वश जो चल रहा है ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम, मैं उससे बेहतर मानती हूँ। कारण उसमें कक्षा स्तर पर हर छात्र एक दूसरे के संपर्क में भी रहता है और अपने अध्यापक के सीधे संपर्क में रहता है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या उसे होती है, उसे समझ में नहीं आ रहा, ब्लैक बोर्ड पर टीचर पढ़ा रहा होता है, समझा रहा होता है, तो पूरा उसको अपनी परेशानी रखने एवं टीचर से समझने, मतलब दोनों का संप्रेषण बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा छात्र एक दूसरे के साथ रहकर कक्षा में सामंजस्य का माहौल भी बनाता है, उसका सर्वांगीण विकास, शिक्षा जो सर्वांगीण विकास व्यवस्था हमारी जो पूरा एक पीरियड, स्कूल का जो पीरियड था, एक जो पूरा टाइम पीरियड था हमारा, जो एक सुबह से बच्चे की दिनचर्या शुरू होती है। प्रार्थना में भी उसको कहीं ना कहीं हम लोग पूरा प्रयास करते थे, जीके से संबंधित। इसके अलावा योगा क्लासेस भी हम लोग चलाते थे थोड़ा, मतलब हर चीज का हमारा जो विभागीय एक विभाजन है समय का, उस हिसाब से हम चलाते थे उसे। और बच्चे के पूरे विकास, जिसे सर्वांगीण विकास कहें, उसका हम प्रयास करते थे और उसकी सारी जो भी समस्याएं होती थी शिक्षण से संबंधित, इसके अलावा व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित, कई बच्चों की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती थी, वो सब भी बच्चे हमसे, अध्यापक से या अपने कक्षाध्यापक से शेयर करते थे। तो वो एक बेहतर माध्यम था बजाय इस ऑनलाइन शिक्षण के। और ऑनलाइन शिक्षण में एक सबसे बड़ी जो समस्या हमारे ग्रामीण इलाके में आ रही है वो ये है कि ज्यादातर बच्चों के संसाधन नहीं है, वो हमसे जुड़ नहीं पाते। अध्यापिकाओं को व्यक्तिगत रूप से ही उनसे जाकर संपर्क करना पड़ रहा है, होमवर्क डालना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है और वो कलेक्ट करने के लिए भी फिर दोबारा वहां पर जाना पड़ रहा है। गजेंद्र सिंह जी हैं मैडम, आपका कार्यकाल बहुत अनुशासित और व्यवस्थित रहा है। जोरारा में भी आपके कार्यकाल को लोग आज भी याद करते हैं, एक कमेंट्स उन्होंने किया है। एक संस्था प्रधान और अनुशासन शिक्षण संस्था को चलाने में कितना योगदान है? मेरा यह मानना है कि अनुशासन हर जीवन के हर क्षेत्र में बहुत जरूरी है, केवल शिक्षण संस्थान के लिए ही नहीं।
क्योंकि जैसे ही बच्चा मतलब 5 साल के होने के बाद बच्चे का एडमिशन होता है विद्यालय में, तो उसके बाद उसको अनुशासन की महत्ता प्लस एक जो टाइम बाउंडेशन जो प्रोग्राम विद्यालय में चलता है उससे वो सीखता है हर चीज का, कि समय पर विद्यालय में आना, उसके बाद इस पीरियड में उसको प्रार्थना में जाना है, फिर इस समय उसको ये विषय पढ़ना है, रेस्ट हो गया तो उसे खाना खाना है, खेलने के लिए भी उसको मौका मिलता है। हमारे यहाँ जो शारीरिक शिक्षक है कहीं ना कहीं वो उस प्रकार की गतिविधियां भी करवाते हैं। तो अनुशासन बनाए रखना विद्यालय में वो सबसे जरूरी है, वो चाहे एक छात्र के लिए है, चाहे वो एक शिक्षक के लिए है। और मैं तो ये कहती हूँ कि घरों में भी कहीं ना कहीं अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। हर घर के अपने नियम होते हैं और आशा की जाती है सभी से कि वो उनका पालन करें। उसी तरह से एक शिक्षण संस्थान में जो विभागीय नियम है उनके अनुसार, उनके मापदंड के अनुसार हम लोग चलें और विभागीय आकांक्षाओं पर हम लोग खरे उतरें, ऐसी आशा एक संस्था प्रधान होने के नाते मैं भी करती हूँ और विभाग भी हमसे ये अपेक्षाएं रखता है। तो उन सबको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं अनुशासन की बहुत बड़ी जरूरत है। एक संस्था प्रधान के रूप में जब व्यक्ति सख्त होता है तो कुछ लोग उससे नाराज भी होते हैं। बिल्कुल। आपका क्या अनुभव है? देखो, वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाएं और वीणा के तारों को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उनसे स्वर ना निकले। कहीं ना कहीं एक सामंजस्य हमें बनाकर रखना पड़ता है। हालांकि मेरी छवि एक सख्त अधिकारी के रूप में है, फिर भी विद्यालय में जो स्टाफ है, जो छात्र छात्रा हैं, मेरा यह मानना है वो सारा हमारा परिवार है। तो उनकी समस्याएं भी कहीं ना कहीं दृष्टिगत रखते हुए, उन सब का ध्यान रखते हुए भी, उसके मतलब वो सब होने के बावजूद, मतलब उनकी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए भी हम हमारे विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं नहीं बिगड़े, इस सब का मैं पूरा ध्यान रखने का प्रयास करती हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि आप नहीं कर पा रहे, आपकी मजबूरी है, फिर भी मैं प्रयास करती हूँ कि एक सामंजस्य बना रहे। वो एक दोहा है मैडम, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट। तो गुरु का और शिष्य का और संस्था के संचालन का अपना, आपने खुद कहा है कि आप अनुशासन पसंद करते हैं। एक ऐसी चर्चा मैंने सुनी है कि कभी प्रवेश नियमों को लेकर के आप जिले के जिला कलेक्टर तक से भिड़ गई। देखिए, मैं इसे भिड़ जाना तो नहीं कहूंगी, फिर भी नहीं, नियम तो नियम है। हाँ, उसमें कई बार ऐसा होता है कि मतलब मैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी मैं नियम कहूं या शैक्षणिक व्यवस्थाएं कहीं कहूं, उनका भी कहीं ना कहीं लचीली व्यवस्थाएं, परिवर्तन धीरे धीरे होता रहा। किसी समय ऐसा होता था कि आपको भी मालूम होगा, आप जिस समय पढ़े होंगे कि छोटी क्लासेस में भी बच्चे को अनुत्तीर्ण रखा जाता नहीं, बच्चा अनुत्तीर्ण होता था। बिल्कुल सही बात। तो अब जो स्थितियां हैं उसमें बच्चे के लिए अनुत्तीर्ण का कहीं स्थान नहीं, कक्षा 8वीं तक का तो एक, इन सारी व्यवस्थाओं के कारण कहीं ना कहीं शैक्षणिक स्तर गिरा है। और हमारा क्योंकि रूरल एरिया में आता है स्कूल, आसपास के सारे गांवों से हमारे यहाँ लड़कियां आती हैं, तो उनका शैक्षणिक स्तर इतना निम्न होता है कि कक्षा 9 में आने के बाद आप ये तो सोच सकते हैं कि उनको हम बारखड़ी नहीं सिखाएंगे या किताब पढ़ना नहीं सिखाएंगे, गिनती पढ़ने नहीं सिखाएंगे। ये स्थिति होती है कई बार कि बच्चा पहचान नहीं पा रहा। हमने लिखा कि 36, तो बच्चा उसे नहीं पहचान पा रहा। साधारण से बहुत नवीं में प्रवेश के लिए या मतलब इस तरह की बहुत स्थितियां आती हैं। मैं आपको एक उदाहरण मात्र दे रही हूँ। तो फिर देखो, कहीं ना कहीं नियमों में हम बंधे हुए हैं, उसके बावजूद हमारा प्रयास रहता है कि हम एक तो बच्चे के जो मतलब गार्जियंस बाद में क्या कहते हैं हमें कि अरे मैडम, बच्ची तो बहुत होशियार थी, इसको तो ये ग्रेड मिला था और आपके यहाँ बच्ची, आप लोगों ने पढ़ाया नहीं, बल्कि हमें ये सुनने को मिलता है। जबकि हमारी पूरी कोशिश रहती है हमेशा कि मतलब मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रही हूँ कि मैं आपको अकेले भी कुछ नहीं कर सकती, पूरा मेरा परिवार स्टाफ का कोऑर्डिनेशन ईमानदारी से प्रयास करता है बच्चों को अच्छे से अच्छा देने में, उनका शिक्षा का स्तर ऊंचा करने में। तो हम उस स्तर को बनाए रखने में थोड़ा कई बार कोशिश करते हैं, तो गार्जियंस को ये ना लगे कि हमारे यहाँ आके उसका स्तर खराब हुआ, बच्चे का गिर गया। तो हम एक मतलब उसको भी उसके सामने उसका एक बहुत छोटा सा टेस्ट लेते हैं। टेस्ट मींस जवानी, सामान्य चीजें बच्चों से पूछ ली, आप तुम्हारा जिला कौन सा है, जिला कलेक्टर कौन सा है, या आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो तो इससे वहां से जुड़ी हुई कुछ चीजें पूछी। तो उसमें बच्चा कई बार होता है कि उन चीजों का भी जवाब नहीं दे पाता। तो हम हमारी कोशिश रहती है कि गार्जियन भी इस चीज को समझे, महसूस करे मेरे बच्चे की स्थिति क्या है, बच्चों की कमियां क्या है, और वो भी प्रयास करे घर पे अपने बच्चों को देखने का
हम उसको कहते भी कि हम जो भी पढ़ाएं आप प्रतिदिन बच्चे से पूछिए और उसका स्तर है उसको अच्छा मतलब करने में कहीं ना कहीं वो हमें कॉपरेट करे, महीने में एक बार आके हमें मिले। मतलब एडमिशन ना देना तो हमारी कोशिश नहीं रहती, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि हमारी जो संसाधन हमारे पास जितने हैं उससे ज्यादा एडमिशन यदि आ रहे हैं और बच्चे वो का भी, स्तर बहुत गिरा हुआ है, तो हम थोड़ा सा उस समय भीड़ बढ़ाने वाली बात हो जाती तो है उस वो। समय थोड़ा सा हम कई बार सख्त होना पड़ता है। हालांकि देखो क्योंकि सरकारी स्कूल है, जो भी नियम है हमें उसको फॉलो करना होता है, तो हम बाध्य भी होते हैं, फिर भी प्रवेश से भी किसी को वंचित नहीं रख सकते। लेकिन फिर भी हमारे पास यदि अध्यापक उपलब्ध नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं रह पाती, सेक्शन भी हम विभाजन तभी कर पाएंगे जब हमारे पास बैठने के लिए भी जगह हो, अध्यापक भी उपलब्ध हो। तो कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती है, फिर भी हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम अधिकाधिक बच्चों को प्रयास दें, बल्कि हम लोग प्रचार प्रसार के लिए हाँ। कोशिश करते हैं, रैलियां निकालते हैं स्कूलों में, रैलियां निकालते हैं, घर घर प्रवेश के लिए तो घर सब जाके चलता है। सर्वे करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, सरकारी योजनाओं के बारे में उन्हें बताते हैं कि वो यदि हमारे विद्यालय में प्रवेश, सरकारी विद्यालय में प्रवेश लेंगे तो उनको क्या क्या लाभ उनको मिलेंगे। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलेंगी, छात्रवृत्तियां मिलती हैं, पोषाहार उन्हें मिलता है, सरकार की बहुत सारी योजना है, उन सबसे उन्हें अवगत करवाया जाता है। पूरा प्रयास रहता है हमारा कि अधिक से अधिक बच्चे हमारे विद्यालय में प्रवेश रहे। और कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल मतलब गर्व से कहती हूँ कि हम अपने जो भी हमें विभागीय लक्ष्य मिले होते हैं, हम उन्हें पूरा करने का प्रयास भी करते हैं, और हम और हमने पूर्ति भी की है। मैं इस बात को बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ, हमने हमेशा वो लक्ष्य हमारे पूरे भी किए, अर्जित किए हैं। तेजवीर चौधरी हैं, आपको नमस्ते बोल रहे हैं मैडम। दीक्षा गुप्ता हैं, खंडेलवाल सोनू हैं, कई लोगों ने आपको नमस्ते बोला, एक बार आप उनकी नमस्ते ले लें। नमस्कार। मैडम मैं थोड़ा सा ही पूछ रहा हूँ, ज्यादा नहीं। आमतौर पर काम नहीं पड़ता है, विभागीय अधिकारियों के मोबाइल तो बजते रहते हैं, लेकिन जब आपका मोबाइल बजा और सामने से आवाज आई जिला कलेक्टर बोल रहा हूँ और आपने कह दिया कि नियमों के अधीन प्रवेश नहीं हो सकता, उन 2-5 मिनट का आपका चित्रण कैसा रहा, वो थोड़ा सा। देखिए सर, जनरली जिला कलेक्टर हमें डायरेक्ट फोन नहीं करते हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। वो हमारे शिक्षा अधिकारियों को, जो उच्च शिक्षा अधिकारी उन्हें वो लोग कहते हैं, और वहां से हमारे पास मैसेज आता है। तो जो भी स्थिति होती है हम उस स्थिति से उन्हें अवगत करवाते हैं। उस समय की क्या बता दीजिए, जब एक बार आपने वो मतलब ऐसी स्थिति जब आई थी, तो उसमें स्थिति यही थी कि मतलब हम एक, जैसे बहुत जब कमजोर छात्राएं होती है, हम एक कमेटी बना देते हैं, प्रवेश के लिए कमेटी बना देते हैं, और प्रवेश कमेटी बनाने के बाद कई बार जब उनको लगता है कि वो नहीं कर पा रहे, मूल्यांकन जरूरी है कराना, तो फिर वो मेरे तक भी वो मैटर आता है। तो इस तरह मतलब स्थिति ऐसी होती है कि आप 9th में बच्ची प्रवेश ले रही है और उसको कुछ नहीं आता, तो उस स्थिति में हम कहते हैं बच्चों को कि मतलब बच्चों को या उसके अभिभावक को कि भाई, क्योंकि आपको ये भी मालूम होगा कहीं ना कहीं टीचर्स को यदि वो कम मतलब विभागीय मापदंड अनुसार रिजल्ट नहीं दे पाते, आगे जब वो 9वीं का या 10वीं का रिजल्ट बिगाड़ेगा तो वो तो हमें फेस करना पड़ेगा। नहीं, संस्था प्रधान को भी उससे कहना चाहिए परेशानी आती है। और हालांकि मेरे स्कूल में बिल्कुल, मैं इस बात को दावे से कह रही हूँ, आज तक मेरे विद्यालय में रहते हुए किसी को इस प्रकार की किसी भी स्थिति से नहीं गुजरना पड़ा, किसी को कारण बताओ नोटिस भी नहीं मिला, क्योंकि हमारे रिजल्ट हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। वेल सेटल। मैं वो 5-4 मिनट का वो सीन आपसे जानना चाहता हूँ। वही बता रही हूँ, तो हम उनको मतलब अवगत करवाते हैं कि स्थिति ये है। एक बार एसडीएम खुद मेरे पास आए थे, वहाँ व्यक्ति जाकर उनसे मिला, और उन्होंने जब कहा तो मैंने उनको उत्तर पुस्तिका दिखाई थी, जो हमने बहुत साधारण चीजें, जैसे 9th में बच्चा है तो हम 8th के लेवल के उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, वो बच्चा नहीं जवाब दे पा रहा है। तो एसडीएम साहब ने भी थोड़ा मतलब वो एक तरह से ना उन्होंने ये कहा, मेरे ऊपर दबाव डाला कि आप एडमिशन ले लीजिए, मैं कह रहा हूं, और ना ही उन्होंने ये कहा कि तो आप मत लो। वो भी मतलब असमंजस भी नहीं कह सकते, मैंने कहा मैडम आप देख लो, आप खुद देख लें। हाँ, उसके बाद तो स्थिति ऐसी आई भी है, और हमने ये भी मतलब आप यही मान लो कि मैं तो यही कहूंगी कि वंचित किसी को नहीं करना चाहिए। हमें प्रयास तो देना पड़ेगा, मतलब प्रवेश तो देना पड़ेगा, लेकिन उन छात्रों के साथ हमने इतनी मेहनत की है बाद में कि वो छात्राएं हमारे यहाँ से अच्छे अंकों से उन्होंने कक्षा 10 उत्तीर्ण की और 12 उन्होंने उत्तीर्ण की। मतलब कहीं ना कहीं मैं नहीं आशा करती कि कोई मुझे क्रेडिट दे, लेकिन फिर भी शायद उन अभिभावकों का अंतर्मन, और वो छात्राएं तो बिल्कुल हमें मानती थी इस चीज को, लेकिन अभिभावक इस चीज को माने ना माने, लेकिन हम लोगों ने उन छात्राओं के साथ पूरा न्याय किया, मेहनत की, हमने मीन्स मेरे पूरे स्टाफ ने,
और ऐसी छात्राएं हम जो बहुत कम निम्न स्तर जिनका था वो भी हमारे यहाँ से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर शुरू में आपने मना कर दिया जी, था, लिया भी है कलेक्टर और साहब, नहीं भी लिया। हाँ जी, दोनों ही कलेक्टर बात है। साहब एडमिशन नहीं होगा तो उस समय एक शिक्षक एक नहीं, संस्था प्रधान होने पर देखो, आपको गर्व तो हुआ होगा। नहीं, नियमानुसार हालांकि हम नहीं कह सकते, बिल्कुल ये सही है। हाँ, हाँ, हम हाँ, किसी हाँ। भी बच्चे को प्रवेश के लिए वंचित एक नहीं कर सकते, सरकारी शिक्षण लेकिन संस्थान अपनी है, जो सबका है। व्यवस्थाएं थी वो तो हाँ, आपने बताई उनको। वो मैंने कहा ना कि कई बार समझौते भी करने पड़ते हैं, कई बार स्थिति होती है कि हम अपनी प्रॉब्लम से उनको कन्विंस कर पाए। तो जैसा भी देखो, थोड़ा सा एक लचीलापन अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं नियमों से बंधे हुए हैं। कैसा ही बच्चा है, कहीं किसी भी स्तर का बच्चा है, हमें सरकारी प्रवेश विद्यालय लेना के ही पड़ता है, दरवाजे सरकारी तो सबके विद्यालय लिए खुले हैं। तो मैं ये तो नहीं कहती, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि हम प्रवेश देना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं हमें, और फिर हम उन बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी उनके ऊपर एक्स्ट्रा। इसमें हमारी कहीं तारीफ या मैं कहती हूँ कि हमें गर्व का अनुभव नहीं होना चाहिए। मेरा गर्व की अनुभूति वहां होनी चाहिए कि ऐसे बच्चों का हमने एडमिशन लिया और उसके बाद में उन्हें अच्छा निखार करके कि वो बच्चे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए। मैं इसे मतलब एक अचीवमेंट उस रूप में आप देख रही हैं। संस्था प्रधान या एक अध्यापिका के रूप में जीवन का कोई कड़ा अनुभव जिसे आप याद नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल से ऐसा कोई, मैं मतलब शुरू से ही मैं जो कहते हैं कि अध्यापक काल की जहां से शुरुआत होती है, मैंने सारे स्तर देखे, लेकिन उसके बावजूद मैं कड़वा अनुभव तो शायद नहीं कहना चाहूंगी। हालांकि मुझे एक सख्त अध्यापिका के रूप में भी जो शुरू से ही लोग जानते से याद करती होंगी, और लेकिन उसके बावजूद सख्त होने के बावजूद, क्योंकि मैं हमेशा काम ईमानदारी से मेरा किया है, तो शायद बुराई भी करने वाले करते हैं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन फिर भी लोग ये तो मानते हैं कि हमने अपना काम ईमानदारी से किया। और चाहे वो अधिकारी, मैं संस्था प्रधान के रूप में रही हूँ या अध्यापिका के विषय अध्यापक के रूप में रही, मेरा कड़वा अनुभव तो शायद मैं नहीं कहना चाहूंगी कि कोई ऐसा रहा कि फिर भी एक कोई अनुभव जो वर्तमान में जो लोग संस्था प्रधान हैं, अध्यापिका हैं, अध्यापक हैं, उनके जीवन में काम आ जाए। हाँ, किसी का नहीं, हाँ, नहीं, मैं जब संस्था प्रधान बनी थी तो एक ऐसा वाकया आया था कि कई बार होता है कि आपके आदेशों की अवहेलना आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो करते हैं, तो उस स्थिति में मैं रिजल्ट रही। मैंने कोई मतलब जैसे जबरदस्ती कोई छुट्टी लेने वाली स्थिति कि मैंने कह दिया कि भाई इस अवधि में आपको किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं मिलेगा, तो मेरे मना करने के बावजूद यदि किसी ने कोशिश की कि मैं वो छुट्टी लेगी, तो मैंने बिल्कुल उसको नहीं दी, और उसके बाद इंक्वायरी भी हुई कि एक अच्छे विभागीय और लेकिन उसमें दोषी उसको माना गया, कहीं ना कहीं उसको लिखित में माफी मांगनी पड़ी, जिला शिक्षा अधिकारी स्तर तक वो मामला पहुंचा, और उसके बाद उस शिक्षिका का वेतन मेरे ही द्वारा बनाया गया। तो मेरा ये मानना, लोग जो कहते हैं कि अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि अपनी जगह आप सही हैं तो आप कहीं भी कुछ ऐसा कुछ, मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किसी का बुरा करें, लेकिन नियमों का पालन करते हुए, मतलब ये शैक्षणिक व्यवस्था या आपकी प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी कुछ जरूरी है वो आपको करना चाहिए। आप यदि अपनी जगह सही हैं तो आप मतलब आप बिल्कुल अपने बात पर कायम रहें, किसी भी दबाव के आगे आप ना झुकें, तो आप निश्चित रूप से जो उच्च स्तर के अधिकारी वगैरह हैं वो भी आपकी बात को मानेंगे, स्वीकार करेंगे। और मेरा यही मानना है, आप ईमानदारी से यदि काम करते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं, परेशानियां सबके सामने आती हैं, वो तो आएंगी, और लेकिन उन परेशानियों का आप सामना करें, डटकर करें, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको झुकना पड़ेगा। आप सही हैं तो आपको अगले को भी अपनी गलत आप है तो बिल्कुल आपको माननी पड़ेगी, लेकिन यदि गलती सामने वाले की है तो उसको भी अपनी गलती माननी पड़ेगी। मैडम, बीच में एक झोल आया था जब निजी शिक्षण संस्थान काफी उभरे। पिछले 5-7 साल में ऐसा देखा गया है कि सरकारी स्कूलों ने भी जनमानस का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बीच का दौर थोड़ा सा विद्यालयों को लेकर के शिक्षकों में, संस्था प्रधानों में एक नीरस सा वातावरण हो गया था, और नामांकन जो है वो काफी गिरा। अब आप कैसे देखती हैं सरकारी विद्यालयों को? देखिए, मैं तो उस समय भी जब आप जो कह रहे हो नीरस था माहौल, थोड़ा सा नहीं होते थे, मैं जहां भी रही हूँ मेरे यहाँ ये स्थिति कभी नहीं हुई। जबकि आप मतलब आम जनता को भी मालूम है, हमारे जैसे पहाड़ी जैसे क्षेत्र में हमेशा स्टाफ कम रहता है, उसके बावजूद हमने कैसे भी लोगों का सहयोग लेके या किसी भी स्तर से अपनी व्यवस्थाएं करके हमेशा अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। और
जितना भी मतलब उपलब्ध था स्टाफ, हमने हमेशा अपने शिक्षण कार्य पूरी ईमानदारी से करवाया। मेरे विद्यालय का मैं अपनी बात कह रहे हैं। हाँ, और जो अव्यवस्थाएं तो बिल्कुल थोड़ी सी, निश्चित हाँ, से, एक तरफ से हाँ, बदला है माहौल और जो व्यवस्थाएं अब इस तरह की है कि एक क्लोज मॉनिटरिंग जो होने लगी है, उससे भी कहीं ना कहीं शैक्षणिक व्यवस्थाओं में सुधार आया हुआ है। इंटीरियर में जो स्थिति होती थी कि लोग, मैं किसी भी मतलब आक्षेप नहीं लगाना चाहती, पर फिर भी लोग जो ईमानदारी से काम नहीं, एक लायबिलिटी जो कर दी कि इस स्तर तक यदि आपका रिजल्ट नहीं है, इतना % रिजल्ट नहीं है, तो विषय अध्यापक को, अखबारों में संस्था छपता प्रधानों है क्या, नोटिस जारी होंगे, नोटिस जारी होते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं उनको भी अब ये डर है, तो वो लोग भी, मतलब हमने तो हमेशा ईमानदारी से किया है, लेकिन अब जो लोग नहीं करते थे, कारण चाहे जो भी रहे हो, लेकिन अब उन लोगों के ऊपर भी ये जो लायबिलिटी बनी है, उसके कारण वो लोग भी अब काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से सरकारी विद्यालयों के प्रति लोगों का रुझान और जो उनकी एक इमेज थी वो बदली है। और रही बात निजी शिक्षण संस्थाओं की, तो कहीं ना कहीं मैं तो बिल्कुल ये मानती हूँ, मेरा अपना ये मानना है कि हम हर तरह से उनसे बेहतर हैं। आपको मालूम है, यहाँ जो टीचर सेलेक्ट होकर आ रहे हैं, स्टाफ हमारे पास टीम आती है, बहुत तैयारी करके वो लोग आते हैं, जबकि उनके जो शैक्षणिक स्टाफ है उनका स्तर हमसे कम है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशिक्षित भी नहीं है, अधिकांश लोग नहीं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी भी कमियां रही होंगी, जिसके कारण लोगों का रुझान उधर पड़ा। लेकिन मैं अपने स्कूल की जहां तक बात करती हूँ, जितने लोग उपलब्ध थे, हमेशा उन्होंने पूरी ईमानदारी से जितना वो दे सकते थे वो किया। स्टाफ हमारे यहाँ कम रहा, वो एक हमारी समय समय पर कमी रही, क्योंकि प्रोबेशन जैसे ही पूरा होता है हमारे यहाँ इंटीरियर में लोगों की चले जाते हैं, वो लोग अपना अप्रोच करा करके चले जाते हैं। तो उस समय हमारी स्थिति कई बार ये हो जाती है कि हम लोगों को कहीं लोग ये कहते हैं कि आपके पास मैथ्स टीचर नहीं है। हालांकि मैंने प्रयास किया है, मैंने गांव से यदि टीचर्स उपलब्ध होते हैं, मैंने उन्हें लगा के कोशिश की अपने वो पूर्ति करने की भी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी बातें जब आती हैं तो हमें थोड़ा सा मतलब एक अपनी एक एडजस्टमेंट कह लो। मैं ये तो नहीं कहती कि मैंने नहीं किया, मैंने तब भी पूरा प्रयास किया है और हमने तब भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिए हैं। और हमारी छात्राओं ने, मेरे स्कूल से छात्राओं ने स्कूटी जो कि सवर्ण छात्राओं को मिलती है वो भी प्राप्त की है। और जो अपने यहाँ भी जो मलिक वो जलाधीश महोदया थी, उनके द्वारा जो ब्लॉक से 2 छात्राओं को सम्मानित किया गया था हर ब्लॉक से, उनमें दोनों छात्राएं हमारे पाली ब्लॉक से, मेरे विद्यालय से थी। तो हमने स्टाफ था या नहीं था, मतलब परिस्थितियों के आगे घुटने हमने कभी नहीं टेके, हमेशा प्रयास किया कि हम अपनी मतलब भरपूर प्रयास, भरसक प्रयास हमने किया कि अपना काम पूरा करें। और एडमिशन भी मेरे यहाँ हमेशा, मतलब ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ छात्राओं की कमी रही। फिर भी मैं थोड़ा सा एक चीज और कहना चाहूंगी, चाहे आप इसे, हो सकता है निजी संस्थाओं के जो भी संचालक हैं या उनको बुरा लगे, लेकिन उन लोगों की यहाँ स्थिति ये है आज कि उनको मान्यता मिली हुई है 10वीं की, और वो 12वीं चला रहे हैं, 12वीं चला रहे हैं, 8वीं वाले 10वीं चला रहे हैं, 12वीं चला रहे हैं। बिल्कुल, मैं खुद कह रहा हूँ, संकोच कह रहा हूँ, आर्ट्स के लिए मिली हुई है, वो साइंस चला रहे हैं। तो इन स्थितियों में हम मतलब कैसे अपना काम करें, वो कहीं ना कहीं। और अच्छा, उनके पास कहना मतलब मीठा बोलने के लिए कहो या कन्विंस करने के लिए कहो, इतना कुछ है कि वो रोजाना उनके यहाँ धरना देके बैठ जाते हैं, अभिभावक के यहाँ जाके, घर पे जाके बैठ गए, और आप रोजाना वो चिकनी चुपड़ी बातें करके उनको कहीं ना कहीं अपने बातों में फंसा के ले गए। लेकिन ऐसी ही एग्जाम्पल से कि गार्जियन मेरे पास आके कह रहे हैं कि मैडम वो हमारे गार्गी पुरस्कार पे साइन नहीं कर रहे फॉर्म पे। मैंने कहा वो कर ही नहीं सकता, अगला आपको ये कह के लेके गया है कि मेरे यहाँ साइंस है, लेकिन उसके यहाँ साइंस है नहीं, वो करेगा ही नहीं आपके फॉर्म पे साइंस। वो फिर उसने जहां से कोई कांटेक्ट कर रखा था, मतलब ये केसेस मेरे सामने आते हैं खुद के सामने, जबकि मैं गार्जियंस को पहले ही आगाह करती हूँ। लेकिन ठीक है, हम बाध्य नहीं कर सकते। मैं उनको यही कहती, मैं प्रयास करती हूँ समझाने का कि आप वहां करवा रहे हो लेकिन वहां साइंस नहीं है। वो नहीं मानता तो ठीक है भाई, आप ले जाओ, हम तो आपको कह सकते हैं। बाकी बाद में ये स्थिति भी आई है। मैडम, अब तक आपने शिक्षक के रूप में और एक संस्था प्रधान के रूप में एक संस्था को संभाला है, अब आप टीपीसी से चयन आपका जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में हुआ है, सैकड़ों संस्थाओं पर आपकी निगरानी रहेगी। ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ जनप्रतिनिधियों का भी, वो जो आपने फेस नहीं किया भी है तो बहुत छोटा बहुत किया होगा, कैसे एडजस्ट करोगी अपने स्वभाव से, जो एक लॉन्ग लाइफ आपने जी है? बिल्कुल, आपकी बात सही है। कहीं ना कहीं देखिए, मेरा जो अब तक का मेरा मतलब जो सेवा काल कहूँ या जो मेरा नेचर रहा है, कि मैं
मेरे अपने मतलब मेरा घर परिवार वाले भी, रिश्तेदार भी मुझसे नाराज रहते हैं इस चीज को लेकर कि ये सिफारिशें नहीं मानते, चाहे वो पास करने को लेकर होता है, जब मैं विषयाध्यापक के रूप में काम कर रही थी या संस्था प्रधान प्रैक्टिकल के नंबर हो, एडमिशन हो। हाँ, ये मैंने कभी नहीं माना। और मैं आप जो बात कह रहे हैं कहीं ना कहीं मेरे अपने मतलब एक अंतर्द्वंद कह दूं है मेरे मन में कहीं ना कहीं चीजों को लेकर। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं तो कहती हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों का सहयोग सभी का, और मीडिया बहुत हावी है हर चीज पे, तो आप लोगों का भी कहीं ना कहीं मुझे सहयोग मिलेगा कि कहीं मेरे ऊपर, मैं तो ईश्वर से भी प्रार्थना करती हूँ, वो सत्ता सर्वोपरि है, कि मैं ऐसे किसी दबाव के आगे ना झुकूं, ईमानदारी से अपना कार्य करूं। और यदि नहीं ऐसा हो पाया, ये तो भविष्य बताएगा। नहीं, वो तो समय हो सकता है मैं समय से मतलब इन चीजों के साथ यदि समझौता नहीं कर पाऊं, दो ही चीजें हैं भाई, या तो मेरा ट्रांसफर करवाएगा कोई करवाने वाला, है ना, और फिर भी ट्रांसफर स्थिति इसके ऊपर निर्भर करता है मैडम, सामने वाला कैसा, सामने वाला भी अगर आपके नेचर का व्यक्ति हो, जैसे तब तो सारी बात ही खत्म है, फिर तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं बिल्कुल आपकी जो बात है मैं समझ रही हूँ कहीं ना कहीं, और मेरा ये मानना शायद मैं समझौता, शायद मुझे लग रहा है मैं समझौते शायद नहीं कर पाऊं, हो सकता है मैं ना समझौते कर पाऊं ना समर्पण पर कर पाऊं, तो उस समय मेरा जो सेवा काल है लगभग समाप्ति की ओर है, 3 साल के करीब है मेरे, तो मुझे लगा मैं नहीं कर पा रही थी ऐसी स्थितियों में। आत्मा अगर अंदर से झकझोरेगी, मेरा मतलब जो कहना चाहिए अंतरात्मा मुझे नहीं अलाउ करती उन चीजों को, मुझे नहीं गवारा यदि वो चीजें हो पाती, तो हो सकता है बहुत कमा लिया, बहुत काम कर लिया, मैं अपनी पारिवारिक जो जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं उनसे भी मैं विमुक्त तो नहीं कह सकती, लेकिन कहीं ना कहीं ईमानदारी से मैं उनको शायद नहीं निभा पाई, क्योंकि दोनों के बीच एक सामंजस्य बना के मैं हमेशा चली हूँ। तो यदि मुझे ऐसा लगा, ईश्वर की दया से मेरे कमाया है, बहुत ईमानदारी से काम किया है, मेरे ऊपर कोई गार्जियन या कोई भी किसी भी एक पैसे का आक्षेप नहीं लगा सकता, और मैं चाहूंगी मेरी इमेज वही बनी रहे, मैं कहीं किसी भी प्रकार के मोह लालच में नहीं आना चाहती। तो मुझे लगा ऐसा कहीं मेरे साथ, मेरे ऊपर इस तरह का कोई दबाव पड़ रहा है, पहली बात तो मैं नहीं आऊंगी, मैं तो यही कहूंगी ईश्वर मेरे साथ, या मैंने जो काम अब तक किया है, आत्मबल है, अपना कॉन्फिडेंस है, शायद वो स्थितियां मेरे सामने नहीं आए, लेकिन फिर भी यदि मुझे लगा कि मुझे दबाव के आगे झुकने जैसी स्थिति हो रही है, या मैं सामंजस्य नहीं परिस्थितियों के साथ बैठा पा रही, तो मैं यही सोचूंगी कि मेरे लिए बेहतर वही है कि मैं अलविदा उस विभाग को जहां से मैंने अपना बहुत अच्छी शुरुआत, मैं ये कहूंगी मेरा बहुत मतलब मेरा अनुभव तो इस विभाग को लेके छोटी मोटी परेशानियां आती हैं, वो तो हर जगह, घर में भी है तो कहीं भी है, तो लेकिन मैं ये कहती हूँ मैंने एक बहुत अच्छा जो अपना स्वर्णिम कहूंगी, मैं तो बिल्कुल सही बात है, नहीं मानती, मैंने एंजॉय किया है, मैंने बहुत अच्छे ढंग से काम किया है, और यदि मुझे लगा कि भविष्य में मैं सामंजस्य मेरे पद और परिस्थितियों के साथ नहीं भी बैठा पाऊंगी, तो मैं छोड़ देना बेहतर समझूंगी, बेहतर समझूंगी, बजाय झुकने या उन सारे जीवन के इस आखिरी पड़ाव में आकर के। मैं अपनी जो भी मेरा मतलब मैंने जो अपना एक बना रखा है कि मैं इस मार्ग पर मुझे चलना है, मैं शायद वो उस गलत मार्ग जो कहूंगी उस पर मैं नहीं चल पाऊंगी शायद, और मैं फिर यही कहूंगी कि मैं ठीक है 2 साल बाद बैठना है या 3 साल बाद बैठना है, तो मैं और थोड़ा सा पहले अपने घर पे मतलब शांति से जीवन व्यतीत करना चाहूंगी, मैं अपना मैंने पूरा बजाय तनावग्रस्त जिला शिक्षा अधिकारी रहते हुए। नहीं, मैं तनाव से भी मैं नहीं डरूंगी, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां आ गई कि आपको काम ही नहीं करने दिया गया, कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं। ट्रांसफर का भी मेरा यह मानना है कि भाई एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिफाफे में घर रहता है, तो उसको भी मैं इतना नहीं मान रही, फिर भी मुझे लगा कि कोई ऐसी परेशानियां मेरे साथ, हालांकि मैं उनमें से रही हूं, मैं बहुत संघर्षशील रही हूं, मैं कहीं भी झुकना भी मतलब पसंद नहीं करती, ठीक है, गलत चीजों के आगे क्यों, विपरीत भी है तो मैंने डटकर सामना किया है, मैं उनमें से हूं। शिक्षक के पेशे में तो कम से कम बहुत से लोग कह देते हैं कि आपने घर में नौकरी की, मैंने घर में नौकरी नहीं की, मैं खूब बाहर रही हूँ, चूरू जिले में भी मैं रही हूँ, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी रही हूँ, जुरहरा भी मैंने काम किया है, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि मैडम ने ईमानदारी से काम नहीं किया। मैं जहां भी रही हूँ, मेरे साथी जो लोग रहे या इवन मेरे शिक्षा अधिकारी को भी मेरी रिपोर्ट मिलती ही रहती है, तो कोई इस बात को नहीं मानेगा, मैंने काम ईमानदारी से किया है, और यदि मुझे लगा भविष्य में ऐसा कुछ आता है, वैसे मैं शायद नहीं करूं समर्पण, नहीं मैं करूंगी, मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसी गाड़ी ही नहीं आए, ऐसा नहीं आए, और ईश्वर मेरा साथ दे, फिर भी ऐसा कुछ लगा तो मैं फिर उसमें अपना सेवा कार्य पूर्ण मतलब समय से पूर्ण करके बीआरएस लेना
उचित समझूंगी। अब वो ऐसा अभी आपको सोचना भी नहीं चाहिए, नहीं, पर नहीं एक सोच रहे। हाइपोथेटिकल सवाल था अभी मेरा। तो सारे बस आपने क्योंकि कहा तो मैंने वो एक नहीं, नहीं, साफ-साफ कह दिया तात्कालिक आपने स्थिति, भी। और मैं तो नहीं, मैं बहुत साफ गोई से स्थितियों हाँ। को स्वीकार करती हूँ। शायद बहुत से लोगों का होता है कि भाई ठीक है, कहा कुछ करा कुछ, वो सब हाँ, मेरे अंदर नहीं, शायद नहीं, नहीं नहीं है। है और वो। बिल्कुल जो मेरे साथी रहे हैं या जो आम जनता भी जहां जहां मेरा कार्य क्षेत्र है वो इस चीज को स्वीकारते होंगे कि मैडम जो भी बात होती है वो बहुत क्लियर, मतलब साफ हाँ, साफ कह दो एक बार मैं में भी। स्पष्टवादी हूँ, इसीलिए बहुत से मेरे आलोचक या कहना चाहिए लोग मेरी बुराई भी करते हैं, करते होंगे, मेरे पीठ स्टाफ पीछे में भी से लोग, करते हैं। स्टाफ में भी लोग मतलब, लेकिन फिर भी वो लोग इस बात को स्वीकार भी करते होंगे कि हाँ मैडम कह देती है, लेकिन उसके बाद भी एडजस्टमेंट का निभाने का पूरा प्रयास करती है। कोशिश मेरी हमेशा ही रहती है, मैं किसी का अपनी कलम से बुरा वैसे नहीं करूं, लेकिन फिर भी यदि कोई नहीं मान रहा, सुधर नहीं रहा, तो वो सब भी संभव हो सकता है। फिर भी मेरा इस क्षेत्र की छात्र छात्राओं, अभिभावकों और विद्यालय में भी जो भी मेरे साथी हैं या आगे भी जो मेरे कलीग्स या मेरे संस्था प्रधान जो भी रहेंगे, मैं उन सबको यही कहूंगी कि सभी ईमानदारी से अपना कार्य करें, अपना अपना और काम करें। मैं क्योंकि हम ज्यादातर क्या, मेरा पूरा कार्यकाल छात्र संस्थाओं में निकला है। तो छात्राओं के विशेष रूप से शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए सभी पूरा प्रयास करें। अभिभावकों से भी मेरा यही निवेदन रहेगा कि और एक जहां भी आप प्रवेश दिलवाते हैं, पहले वहां की पूरी स्थिति चीजों को समझ लीजिए। मैं तो यही कहूंगी कि आप सरकारी संस्थाओं में अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को प्रवेश दिलवाएं, और यहाँ यदि वहां कोई कमियां हैं तो अभिभावक के नाते, एक नागरिक के नाते, ये आपका भी कर्तव्य है कि उन कमियों को, यदि टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, अध्यापक समय पर नहीं आ रहे हैं, तो आप कंप्लेन करें उस चीज को। भाई वहां कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आपके भी अधिकार में है कुछ ना कुछ, तो उस चीज को आप भी देखें। मैं ये भी नहीं कह रही शिकायत करें, मैं तो ये कहती हूँ उनसे, अध्यापकों से जाके बात करें, भाई आपको पूरा पेमेंट मिल रहा है, आप क्यों नहीं, आपके यहाँ क्यों नहीं बच्चे आ पा रहे, क्यों प्राइवेट निजी संस्थाओं में जा रहे हैं, बच्चे आपके यहाँ आना चाहिए, आपका स्तर ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो मैं सभी को, मैं आशा करती हूँ और सबको शुभकामनाएं दूंगी, जिन लोगों ने अच्छा काम किया और जिन्होंने नहीं किया, आशा करती हूँ वो आने वाले दिनों में अच्छा कार्य करेंगे और शिक्षा विभाग की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। मैं अपनी तरफ से भी यही प्रयास करूंगी। मैडम, आखिरी सवाल है मेरा। एक माहौल क्रिएट हुआ है पिछले एक सप्ताह से, बाजार खुल गए, सारी चीजें खुल गई हैं कोरोना के बाद शिक्षण संस्थानों को लेकर के। एक मांग डेवलप होने लगी है कि अब स्कूल भी खोल दिए जाएं। दूसरी तरफ तीसरी लहर मुहाने पर खड़ी है। आज के ही अखबार में छपा है कि अगर यही हालात रहे, क्योंकि जिस कदर लोग घरों से बाहर निकले हैं, एक साथ हिल स्टेशनों पर भीड़ लगी हुई है, आपका व्यक्तिगत क्या कहना है कि सरकार को क्या निर्णय लेना चाहिए? देखिए, जान है तो जहान है, तो स्कूल बिल्कुल खुलने चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल मान रही हूँ ये जो पिछले 2 साल से जो भी चल रहा है, इससे छात्र छात्राओं का बहुत नुकसान, जबरदस्त नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी क्योंकि स्वास्थ्य सबसे पहले है, तो पहले मेरा ये मानना है कि पहले वैक्सीनेशन उन बच्चों का करवाया जाए और उसके बाद स्कूल, या फिर 9 से 12 के जो, क्योंकि 1 से 8 तक के बच्चों का थोड़ा सा स्तर वो फिर भी थोड़ा शायद घर रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। या छात्र ये जो हमारी अध्यापक अध्यापिकाएं स्टाफ उनसे प्रयास कर रहे हैं, तो 9 से 12 के लेकिन जो छात्राओं का स्तर है, वो इस तरह की जो सिस्टम जो चल रहा है कि होमवर्क दे दिया है, घर जाके आपने पढ़ा दिया, उससे उनका स्तर अच्छा नहीं हो सकता। 9वीं क्लास का स्तर बहुत अच्छा है, तो उन छात्र छात्राओं के लिए तो स्कूल खोलना मेरा ये मानना है कि जरूरी है। लेकिन फिर भी विभाग सरकार के जो भी उनके निर्देश होंगे, वैक्सीनेशन करवाया जाए, मास्क वगैरह लगा के, यदि वो लोग जो पिछले साल उन्होंने किया था, दिसंबर के लगभग उन्होंने अलाउ किया था बच्चों को, तो यदि वो लोग अलाउ करते हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो कोविड के जो भी नियम है उनका पालन करते हुए हम उचित रूप से, अच्छे एक रूप से अपनी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा का स्तर बनाए रखें और क्लासेस शुरू करना है। मैडम, आपने बहुत निसंकोच भाव से और बहुत सारगर्भित टिप्पणियों के साथ ये बातचीत की, समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में आप अगर कोई बात कहना चाहती हैं बहुत संक्षिप्त में, तो समग्र रूप से शिक्षकों को, संस्था प्रधानों को, बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हमेशा से मेरा यही रहा है कि जो भी जहां कार्य कर रहा है, चाहे वो एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा है, चाहे वो एक छात्र के रूप में कार्य कर रहा है, और ये शिक्षा का मंदिर है। हम जब इस विभाग में आए या इस क्षेत्र से हम जुड़े हुए हैं, तो यही हम उस मंदिर को माने, सुबह आए और ईमानदारी से अपना कार्य करें,
अपने कर्तव्य को। साथियों, यही एकमात्र सार है कि जो व्यक्ति जिस भी काम को कर रहा है, जो भी उसका प्रोफेशन है, किसान खेत में काम कर रहा है, मजदूर किसी सड़क पर काम कर रहा है, अपना काम अगर हम ईमानदारी से करेंगे, मैडम के पूरे इस संवाद का यही एक सार है। मैडम, आपने समय निकाला, चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।